This is Dr. Vinita Singh, Associate Professor, Department of Sociology, नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ। आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जो टॉपिक हमें दिया गया है पढ़ाने के लिए, वो है सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो हमारा पिछला इकाई था, ये हमारा दूसरा इकाई है। जो हमारा पिछला इकाई था, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था, बेसिकली हमने उसमें जो चर्चा की थी, जो हमने विषय उठाया था, जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए थे, उसमें हमने एक बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार हम उद्विकासीय क्रम में स्थापित होता हुआ देखते हैं। एक चर्चा हमने की थी सामाजिक स्तरीकरण के संयोजी सिद्धांतों की आपसे। तत्पश्चात हमने जाति और वर्ग की भी चर्चा को समाहित किया था अपने उस लेक्चर में। और एक चर्चा हमने अंततः की थी आपके सामने, जो मैंने प्रस्तुत किया था, वो था कि हम मार्क्सवादी उपागम में किस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण को स्थापित करते हैं। ये बताने का आशय ये था, अभिप्राय ये था कि हम काफ़ी सारी चीज़ें एक लिंकेज के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से। तो आज की अगर हम इकाई की बात करें, जिस चर्चा को आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हम सामाजिक स्तरीकरण के आधारों के विषय में बात करेंगे। तो उसको हम 2 खंडों में विभाजित कर लेते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में भी कुछ थोड़ा-सा एक जो बाइफर्केशन किया गया है, जो विभाजन किया गया है, उसी आधार पर हम उस विभाजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रथम खंड होगा, जो पहला सबसेट होगा, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण के कुछ प्रमुख आधारों की, जिसमें हम वर्ग की बात करेंगे, जिसमें हम सत्ता की बात करेंगे, जिसमें हम परिस्थिति की बात करेंगे। दैट इज़, हम क्लास की भी चर्चा करने वाले हैं, हम अथॉरिटी की भी चर्चा करने वाले हैं, हम स्टेटस की भी चर्चा करने वाले हैं। एक जो हमारा दूसरा खंड होगा, उस सबसेट में हम चर्चा कर लेंगे सामाजिक स्तरीकरण के कुछ अन्य आधारों की, जिसमें आयु भी आती है, जिसमें प्रजाति की भी चर्चा हो सकती है, जिसमें नृजातीय समूह की चर्चा हो सकती है, और एक जिक्र आता है उसमें जहाँ पर हम लिंग की भी चर्चा करते हैं, हम लिंगजन्य भूमिका की भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस लेक्चर की शुरुआत करें, इस विषय को उठाते हुए कि किस प्रकार से हम सामाजिक स्तरीकरण को समझते हुए जब आगे बढ़ते हैं और सामाजिक स्तरीकरण के आधारों के विषय में एक चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप अपनी प्रीवियस जो हमारी यूनिट थी, जो पिछला हमारा लेक्चर था, उसमें हम ऑलरेडी उसकी एक चर्चा कर चुके थे, संक्षिप्त स्वरूप में ही सही, थोड़ा कंसाइज प्रिसाइज मैनर में ही सही, लेकिन वो चर्चाएं वहाँ आरंभ हो गई थी। तो उन्हीं चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उन्हीं चर्चाओं को मैं एक विस्तृत स्वरूप में आगे लेकर चलूंगी, जिससे आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रारंभ हम कर लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण वैसे हम समझ चुके हैं क्या है, बट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर चलते हैं, एक संदर्भ के लिए आपको बता देते हैं, जो चर्चाएं हमने पूर्व में की थी, कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, समाज को स्तरों में विभक्त कर रहा है। एक ऐसा स्तर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्रतिमानों से संचालित है। ठीक है, वहाँ पर एक क्रम विन्यास भी हम देख रहे हैं, एक संस्तरणात्मक व्यवस्था भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स भी देख रहे हैं, जो आपने अलग अलग स्वरूपों में सामाजिक स्तरीकरण की जब हम चर्चा कर रहे थे प्रीवियस इकाई में, तो आपने समझी। जब हम कहते हैं कि एक पैटर्न सिस्टम है, तो हम मानकर चल रहे थे कि हमने जब समाज को अलग अलग स्तरों में विभाजित किया, कुछ मानकों के आधार पर वो स्तर हमने निर्मित किए, तो उनके मध्य में जो एक हमने संस्तरण बनता हुआ देखा, वो क्रम विन्यास में एक संस्तरण था, वो एक ग्रेडेड हायरार्की थी। किसी में उच्चता थी तो किसी में निम्नता के तत्व थे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, हम चर्चा में ले आएंगे अपने सामाजिक स्तरीकरण के कुछ प्रमुख आधारों को, जिसमें सबसे पहली चर्चा जो आपके स्टडी मटेरियल में की गई है वो है वर्ग, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्लास। ठीक है, एक चर्चा यदि आप उसको थोड़ा भी अपनी मेमोरी में रिकॉल कर पा रहे हैं, चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, जब हम बात कर रहे थे जाति की और जब हम बात कर रहे थे वर्ग की। हम चर्चा कर रहे थे कि जाति क्या है, कास्ट क्या है, दैट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस, वो एक प्रदत्त प्रास्थिति की सूचक है। ठीक है,
हम जब चर्चा कर रहे थे वर्ग की, तो हमने कहा कि वो अचीव्ड स्टेटस का सूचक है, वो अर्जित प्रास्थिति का सूचक है। तो यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम वर्ग को समझेंगे। हमने पहले भी समझा था, मैक्स वेबर के टर्म्स में समझा था, कार्ल मार्क्स के टर्म्स में समझा था, हमने दीपांकर गुप्ता का भी आपसे जिक्र किया था। आज उसी चर्चा को हम थोड़ा सा और विस्तारित स्वरूप में अन्य समाजशास्त्रियों का आपको एक संदर्भ देते हुए समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो एक अर्जित प्रास्थिति है, तो वो एक सामाजिक सांस्कृतिक सूचक हो जाता है। वो एक सामाजिक सांस्कृतिक सूचक हो जाता है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं वेल्थ की, उसमें हम बात करते हैं प्रेस्टीज की, उसमें हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, हम यहाँ पर पूंजी की भी बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ प्रतिष्ठा की भी बात कर रहे होते हैं, हम यहाँ शक्ति की भी बात कर रहे होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक रैशनल बेसिस है। यहाँ पर अगर हम कहें तो ये तर्क संगत आधार है। किसी ने आपको जन्म के साथ कुछ प्रदान नहीं किया, परंपराओं में, विश्वासों में, मूल्यों के तहत चली आ रही कोई परंपरागत ढांचे में हमने आपको समाहित करने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अगर हमने आपको वर्ग की सदस्यता दी है तो वो तर्क संगत आधारों पर है। वो एक लॉजिकल बेस रखता है, वो एक रैशनल बेस रखता है आपको उस वर्ग की, जब हम सदस्यता प्रदान करते हैं। बहुत एक नामी गिरामी हमारे समाजशास्त्री हैं, एंथोनी गिडिंस नाम है उनका। गिडिंस की अगर हम चर्चा कर लें, वर्ग का थोड़ा सा एक अभिप्राय समझने की कोशिश कर लें उनके संदर्भों में, उनके परिप्रेक्ष्यों में, तो गिडिंस एक बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें, एक लेमैन को भी समझ में आए ऐसी भाषा में हम कहें, तो गिडिंस कहते हैं कि वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा समूह है उन एक लोगों का, ठीक है, जो आर्थिक संसाधनों में समान भागीदारी रखते हैं। आर्थिक संसाधनों में वो समान भागीदारी रखते हैं, तो उनकी एक जो पृथक जीवन शैली है वो उस वर्ग के सदस्यों से मिलती जुलती होगी, लेकिन उसी आधार पर वो भिन्न होंगे दूसरे वर्ग के सदस्यों से। और ये सब कुछ जुड़ा किससे है? अगर हम एंथोनी गिडिंस की बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ जुड़ा किससे है? ये आपकी पूंजी के संचय से और उससे जुड़े हुए आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम फिर से समझने की कोशिश करें कि एंथोनी गिडिंस किस प्रकार से वर्ग को परिभाषित कर रहे हैं, तो एंथोनी गिडिंस जिस बात पर बल दे रहे हैं वो ये है कि आप कहीं ना कहीं पूंजी का संचय कर रहे हैं। उस पूंजी का संचय करते हैं आप किस प्रकार से? अपने जो व्यवसाय की प्रकृति है उसके आधार पर। तो जब हम कह रहे हैं कि आप पूंजी का संचय कर रहे हैं, आपकी व्यवसाय की प्रकृति क्या है, वो निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों में अपनी भागीदारी रखते हैं। ठीक है, इसके अगर हम आगे बढ़ जाएं, हमने पहले कार्ल मार्क्स की भी चर्चा की थी। कार्ल मार्क्स की चर्चा को हम पुनः यहाँ पर चर्चा में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं ए.आर. देसाई की। अगर हम ए.आर. देसाई की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का ध्येय क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जब हमने समझा था कार्ल मार्क्स को, तो हमने ये समझा कि कार्ल मार्क्स जो एक एसेंस लेकर आते थे, जो उनका फोकल पॉइंट होता था चर्चा का, वो था कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के अभिकरण। जब हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे तो वो मीन्स और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे। इसको हम अगर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में ले जाएं, टेक्निकल पालेंस में ले जाएं, तो हम कहते थे कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, वो आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं। तो जब हम ए.आर. देसाई की बात कर रहे हैं, तो ए.आर. देसाई जो है वो कार्ल मार्क्स के उस आर्थिक निर्धारणवाद को पूर्णतया डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक निर्धारणवाद को यदि वो डिस्कार्ड कर रहे हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम वर्ग की परिभाषा दे रहे हैं तो उसको हम कुछ शुद्ध देशी, जिसको आप कह सकते हैं देसी प्रकृति की अवधारणाओं से भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे वो मानते हैं कि मान लीजिए हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत को आप जानते हैं कि हम एक जो प्रस्तावना में, अपने प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के हम प्रस्तावित करते हैं, हम अपने को एक सोशलिस्ट स्टेट मानते हैं। ठीक है, हम समाजवादी गुणों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपने संविधान में, अलग अलग जो हमने आर्टिकल्स और क्लॉजेस रखे हैं उसके माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ ए.आर. देसाई ये भी देख रहे हैं, इस बात पर भी वो चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर भी उनका फोकस है कि आप उस वेलफेयर स्टेट के मेजर्स को तो अडॉप्ट कर रहे हैं, आप एक कल्याणकारी राज्य के जो आपके अभिकरण होने चाहिए, जो माध्यम होने चाहिए, उनको अगर आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप उसको संचालित करना भी चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप
पीछे रह जाएंगे जब आप एक पूंजीवादी समाज में कदम रखेंगे। जब पूंजीवादी समाज में कदम रखेंगे उसका मतलब है कि अगर देश दुनिया में एक कैपिटलिस्ट नेचर है जो डोमिनेट कर रहा है, जिसके दम पर आप मानकर चलिए कि आज विभिन्न जो देश हैं वो उस होड़ में लगे हुए हैं। आगे कौन निकल रहा है? वो देश निकल रहे हैं जिन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया है। तो ए आर देसाई जिस बात पर आपका गौर फरमाते हैं, या ए आर देसाई जिस बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, ए आर देसाई जिस बात को बहुत फोर्सफुली कहना चाहते हैं, वो ये है कि भारतीय समाज की प्रकृति थोड़ी सी डिस्टिंक्ट है, अनूठी है। ठीक है, हम वहाँ पर आर्थिक निर्धारणवाद को थोड़ा सा चैलेंज भी करता हुआ देखते हैं। कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को वो चैलेंज कर रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि हम अपने देश की आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति को एक थोड़ी सी पृथक दृष्टि से देखते हैं, पृथक नजरिए से देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा हो सकता है। और वो इस बात पर बल देते हैं कि इस वर्ग की अवधारणा में हमको अपनी कुछ देसी अवधारणाओं का मिश्रण करना होगा। हम सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स की जो वो दो पोलर अपोजिट्स की बात करते हैं, जो वो दो विपरीत ध्रुवों की बात करते हैं, सिर्फ उस पर आधारित हम वर्गों की चर्चा नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनका पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है कार्ल मार्क्स का, वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर है या वो क्लास स्ट्रगल पर हो, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ उन दो विपरीत ध्रुवों पर अवस्थित वर्गों की बात कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर वर्ग को समझने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो एक सोशियो कल्चरल पैरामीटर है, ठीक है, जो उस भेद को गाइड कर रहा है जो अलग अलग स्तरों में हमें अलग अलग वर्गों के मध्य में दिखाई देने वाला है। एक थोड़ी सी इलैबोरेट डिस्कशन हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आज हमारे जो भारतीय समाज है, और आज का अगर हम भारतीय समाज देखेंगे तो हमको थोड़े पहले के भारतीय समाज को समझना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप परिवर्तनों को समझना चाह रहे हो तो उन परिवर्तनों को आप तभी समझ पाओगे जब आप उसको मूल संरचना को समझ पाओगे। जब आप उस बेसिक स्ट्रक्चर में जाओगे तभी तो आप समझ पाओगे कि उस बेसिक स्ट्रक्चर से आज हम इस परिवर्तन के दौर में किन एक माध्यमों से किन एक बदलावों के फलस्वरूप पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करना चाह रहे थे आपसे कि एक हम अगर भारतीय ग्रामीण समाज की चर्चा करें और एक तरफ हम भारतीय नगरीय समाज की चर्चा करें। जब हम कहते हैं ग्रामीण समाज तो हम कहते हैं कि एक रूरल एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर की हम चर्चा कर सकते हैं वर्ग की जब हम बात करेंगे, और जब हम कहते हैं नगरीय समाज तो एक इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर की हम चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम औद्योगिक नगरीय वर्ग संरचना के नाम से रेफर करेंगे। तो हम कह रहे थे कि अगर आपको आज के ग्रामीण वर्ग संरचना को, आज के कृषक वर्ग संरचना को समझना है, आज के एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को समझना है, तो आपको अपने उस जमाने में भी जाना होगा, आपको पीछे की ओर भी झांकना होगा। तब आप समझ पाएंगे कि हम पहले किस प्रकार की एक वर्ग संरचना को देख रहे थे और उसके पीछे के रीजंस क्या थे, और आज हम किस प्रकार की एक वर्ग संरचना को देख रहे हैं। तो अगर हम कहें कि हम चले जाते हैं, एक बड़ा लंबा दौर था, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम एक सेटल्ड जब सिविलाइजेशनल दौर देखते हैं तो वो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट को हम देखते हैं। ठीक है, हम खेती जब करना सीख गए तो हमने वो स्थायी प्रकार से एक जगह पर मानवीय समूहों को बसता हुआ देखना प्रारंभ कर दिया। अगर हम उस चर्चा को उतना पीछे ना ले जाएं, थोड़ा सा हम आगे से प्रारंभ करें, तो जैसे हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, हम ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम अगर बात करें तो अंग्रेजों के आगमन के साथ, उसके पहले क्या था, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एक भारतीय ग्राम को एक, आप कह सकते हो, एक लघु गणतंत्र माना था, एक लिटिल रिपब्लिक माना था, क्योंकि हम ये मानते थे कि वो बड़ा एक आत्मनिर्भर सा समुदाय होता है। भारतीय ग्राम जो है वो अपने आप में एक बड़ी सेल्फ डिपेंडेंसी यूनिट है, जिसमें उसकी छोटी मोटी आवश्यकताएं उसी एक परिवेश में पूरी कर लेता है। वहां पर हम ये भी देखते थे कि जो आपकी पूरी एक, आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, जो खेती के लिए आपकी जमीन होती थी, जो जितनी जमीन जोत लेता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। भूमि का जो स्वामित्व था वो संयुक्त प्रकृति का था। पूरी जो गांव की भूमि थी वो आप संपूर्ण रूप से उस पूरी गांव की एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी उसको मान सकते थे।
अंग्रेज़ आते हैं, आप जानते हैं अंग्रेज़ बहुत सारी अपने साथ एक सोच लेकर आए थे, पहले तो वो व्यापार की दृष्टि से आए थे, उसके पीछे भी हम जानते हैं क्या था, वहाँ का औद्योगीकरण था, वहाँ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, जिसके चलते उन्होंने देश दुनिया में कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी, उपनिवेश उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, अपने उस ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए, अपने कॉमर्स को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, जब अंग्रेज़ आते हैं तो वो भूमि को एक एसेट की तरीके से देखते हैं। भूमि को जब वो एक एसेट की तरीके से देखते हैं तो वो उससे रेवेन्यू जनरेशन को भी प्राथमिकता देने लगते हैं। वहाँ से वो प्रारंभ कर देते हैं क्या? भूमि बंदोबस्ती, जहाँ पर वो लैंड टेन्योर सिस्टम्स लेकर आते हैं। सोशियोलॉजी में एक बड़ा अहम पार्ट है जो डिवोटेड है लैंड टेन्योर सिस्टम्स को। जब आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 5 और 6 में, थर्ड ईयर में आप जब पहुँचते हैं बीए के, तो आप नॉर्मल कोर्सेज में जो सिलेबस में ये डेजिग्नेटेड है, प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पर आप इसका अध्ययन करते हैं। जब हम कहते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम्स वो लेकर आ रहे हैं, तो वो भूमि का कर वसूलने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दे रहे हैं। लगान को आपके किसान से वो वसूल करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट मीन्स और डिफरेंट माध्यम वहाँ पर एक्सप्लोर करने प्रारंभ कर दिए। तो जब हम कह रहे हैं कि वो लैंड टेन्योर सिस्टम्स लेकर आते हैं, वो भूमि काश्तकारी व्यवस्थाएं लेकर आते हैं। 2-3 के नाम मैं आपको गिना दूं, आपके यहाँ पर कोई स्टडी मटेरियल में उसका रेफरेंस नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। जब वो कहते हैं कि हम भूमि को एज एन एसेट देखेंगे, हम भूमि से रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, अपने सरकारी खातों में उसको कहीं ना कहीं मुद्रा को हम उसके थ्रू कलेक्ट करने वाले हैं। तो वो 3 प्रकार के सिस्टम्स लेकर आते हैं। एक को हम कहते हैं रैयतवारी सिस्टम, रेयतवारी सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं महलवारी और तीसरे को हम कहते हैं जमींदारी। अब आपने पहले 2 ना भी सुने हो तो आपने तीसरा ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वो हर जगह आप बड़े एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आपने उसका रेफरेंस आमूमन सुना है, ज़मींदारी। तो यहाँ पर हम सीधे उसी पर आ जाते हैं, ज़मींदारी बंदोबस्त पर आ जाते हैं, जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जब, उस समय हमने ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस प्रकार के रियासतों में इसको प्रारंभ कर दिया। वहाँ पर तरीका क्या था उनका लगान वसूलने का? उन्होंने एक क्लास बना दिया, जमींदार का क्लास, ठीक है? जो जमींदार वर्ग ऐसा था जो उस समय के, आप कह सकते हैं, जैसे हमने श्रीनिवास की स्टडीज में पढ़ा समझा, वो प्रभुत्वशाली वर्ग था जो सांस्कारिक दृष्टि से जाति की जो संस्तरण व्यवस्था थी उसमें भी वो ऊपर था। वो बहुत सारी भू संपत्ति अपने कब्जे में किया हुआ था, उसका ही डोमिनेंस चलता था। वो संख्या दल में भी सबसे ज्यादा था, संख्या बल में भी सबसे ज्यादा था। तो इस प्रकार का एक क्लास था जिसको उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया वो काम, कि वो किसानों से लगान वसूलेगा और उनके माध्यम से उनके सरकारी खाते में लगान जाने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक मिडिल मैन की भूमिका आ गई। यहाँ पर उन्होंने देखा कि सरकार और किसान, ये 2 छोर थे। किसान देने वाला था लगान और वो सरकार के खाते में जाने वाला था, लेकिन उसकी वसूली का काम उन्होंने किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया। और जहां जहां जमींदारी वाली व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ एक देसी रियासतों में, वहां पर जागीरदार टाइप का टर्म उन्होंने बना दिया। वो जागीरदारों के माध्यम से वो लगान एकत्रित होता था। तो यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस समय की, जो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर था, उसको हम स्ट्रिक्टली 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे? हम कह सकते हैं कि एक क्या है, एक भूपति वर्ग है जिसको हम कह रहे हैं लैंड लॉर्ड्स हैं, जिनके पास भू संपत्ति है, अधिकाधिक भू संपत्ति है, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में भू संपत्ति है। और दूसरी तरफ हमने बना दिए वो खातेदार, वो किसान, जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ, जिनका मेहनत, खून पसीना, श्रम उस भूमि पर जाना था, और उन्होंने जो कुछ भी वहां पर उपज होनी थी उसके एवज में जो कुछ भी उनका लगान बनना था एक निर्धारित मात्रा में, वो उन्होंने चुकाना था सरकार को उस जमींदार के माध्यम से। तो इस प्रकार के 2 वर्ग, जिसमें एक तरफ भूपति था, जिसमें हमारे जमींदार भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे जागीरदार भी आ जाते हैं, उसको हमने देखा बनता हुआ। दूसरी तरफ हमने एक खातेदार का वर्ग देखा, जिसको हमने माना कि वो सिर्फ और सिर्फ भूमि पर अपनी मेहनत, खून पसीना और श्रम लगा रहा है, लगातार वो भूमि में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? जब हम देखते हैं कि वक्त बदला, समाज बदला, जब हमारे यहाँ स्वाधीन भारत में हमने कदम रखा, अंग्रेजों की वो व्यवस्थाएं हम पीछे छोड़ चुके थे,
बहुत सारे आप मानकर चलिए कि हमने जब अपनी पंचवर्षीय योजनाएँ बनानी प्रारंभ की, तो हम बहुत सारे सुधार लेकर आते हैं। आप बहुत पॉपुलरली जानते हैं जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हम ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर ज़िक्र करें तो हम उसको थर्ड 5 ईयर प्लान में लेकर आते हैं। हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के रूप में, और जो कि इतने सक्सेसफुल होते हैं, इतने वो प्रभावशाली होते हैं कि लेटर ऑन स्टेजेस में हम उसके साथ बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों को भी जोड़ते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी जोड़ते हैं, कृषि मंत्री को भी जोड़ते हैं। उनके सार्थक प्रयासों से उसको हम बाद में एक नाम दे देते हैं और हम कहते हैं ये हरित क्रांति थी, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली अगर इसकी शुरुआत हम देखते हैं तो वो 60s का दौर था, 1960s का दौर था, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का दौर था, थर्ड 5 ईयर प्लान का दौर था। उसी के सापेक्ष हम थोड़ा-सा पहले से अपने प्रयास प्रारंभ कर देते हैं, जिनको हम अगेन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से रेफर करते हैं। हम कहते हैं कि हम लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हम भूमि सुधारों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत लार्ज स्केल पर हम उसको लेकर आते हैं। अगर हरित क्रांति को हम टेक्निकल रिफॉर्म्स के नाम से संबोधित करें तो शायद सही होगा, और भूमि सुधार को हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से संबोधित करें तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंशिएट करना भी आसान होगा और थोड़ा सा दोनों को समझ पाना भी आसान होगा। तो मैं बताना ये चाह रही थी, मैं संप्रेषित ये करना चाह रही थी कि जब हम स्वाधीन हो रहे हैं, तब हम भूमि सुधारों के माध्यम से, हम कृषि में अपनी हरित क्रांति नामक क्रांति के माध्यम से बहुत कुछ बदलाव ला रहे हैं, जिसमें मैं अगर सीधे मुद्दे पर आ जाऊं तो हमने एक अपने जो अलग-अलग कानून बनाए, लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हम उसको राज्य सूची में अपने कानून बनाने के लिए अधिकृत हैं। वहाँ पर हम जब कानून बनाते हैं, अलग-अलग स्टेट्स उसको अलग-अलग समय पर बना रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो यूपी में अगर हम बात करें तो हम 1952 में एक ज़ेडएलआरए नाम का एक्ट लाते हैं, ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है? तो बताना ये चाह रही थी कि वहाँ से हमने सबसे पहला प्रयास क्या किया, उस बिचौलिए वर्ग को, उस मिडलमैन को, इस एक्सप्लॉइटेटिव क्लास को हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की। हमने उस वर्ग को उस नामकरण के साथ बिल्कुल संबोधित नहीं करना था, उसको हमको समाप्त कर देना था, ये प्रयास हम वहाँ पर लेकर आ रहे थे। तो स्वाधीन भारत में जैसे-जैसे हम कदम रखते हैं, बहुत सारे हमारे अन्य प्रयास भी हैं जो आगे बढ़ रहे थे साथ में। कृषि में मैकेनाइज़ेशन आ रहा था, यंत्रीकरण आ रहा था, हम संस्थागत सुधार लेकर आ रहे थे, जहाँ पर हम कहीं न कहीं अपनी पट्टेदारी व्यवस्था को भी सुधारना चाह रहे थे, हम कृषि का भी पुनर्गठन करना चाह रहे थे, चाहे हम वो चकबंदी के माध्यम से कर रहे थे, चाहे हम जोतों की अधिकतम सीमा को निर्धारित करके कर रहे थे, चाहे हम सहकारी कृषि की जब बात करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, उसके माध्यम से कर रहे थे। ये सारे सुधार हमें ले जा रहे थे किधर? एक नई वर्ग संरचना की ओर, एक ऐसी वर्ग संरचना की ओर जहाँ पर हम देख रहे थे कि अब जैसे मैंने कहा, ज़मींदारी को हम अबॉलिश कर रहे हैं, ज़मींदारी वर्ग का हम उन्मूलन कर रहे हैं, ज़मींदार नाम को हम हटा रहे हैं समाज से। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि एक नई क्लास स्ट्रक्चर इमर्ज कर रही है। वो नई क्लास स्ट्रक्चर जो इमर्ज कर रही है, उसमें हम कह देते हैं कि जो ऊपर वाले हैं, जब हम स्वाधीन भारत में प्रवेश करें तो उसको हम कहेंगे कि वो पीजेंट बिज़नेसमैन हैं। दूसरे वर्ग को हम कह देते हैं कि वो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है? तीसरे वर्ग को हम कह देते हैं कि वो आर्टिसन क्लास है। अगेन आपको समझना होगा कि जब हम पीजेंट बिजनेसमैन की बात करें तो उसमें जो कृषक व्यवसायी हैं, आप ये कह लीजिए कि उसमें जो बड़ी-बड़ी जिनके पास चक हैं, खेत हैं, वो लोग आएँगे। हर प्रकार का अधिक अनुपात में अगर वो अपने पास खेत रख रहे हैं तो हम उनको पीजेंट बिजनेसमैन कहकर रेफर कर रहे हैं, कृषक व्यवसायी कहकर रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो कृषि को बेसिकली कर नहीं रहे हैं, वो वहाँ पर दूसरों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सुपरविजन का काम कर रहे हैं और उनके पास धन, धान्य, संपत्ति, पूंजी सब कुछ आ रही है, क्योंकि आपने जैसे अभी मैंने बात की कि मान लीजिए हरित क्रांति आई, ठीक है? हरित क्रांति के साथ हम उन्नत बीजी कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं, हम रासायनिक खादों को भी लेकर आ रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स को, कीटनाशकों को भी लेकर आ रहे हैं, हम सिंचाई की सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं, हम यंत्रों का प्रयोग भी देख रहे हैं। ये सब कुछ आप ऐसे थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ अफ़ोर्ड कौन कर पाएगा? ये सब कुछ कौन उसका उपयोग कर पाएगा? वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास संसाधन होंगे। तो जो ऑलरेडी रिच फार्मर्स थे, जो ऑलरेडी धनाढ्य, एक आपका कह सकते हैं आप कृषक वर्ग था, अब उसको हम ज़मींदार नहीं बोलेंगे। तो वो जो है वो इन्हीं संसाधनों को मैक्सिमाइज़ करके पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन कर रहा है
इस प्रकार की क्रांतियों से जो मैक्सिमम बेनिफिट रीप करना है वो कर पा रहा है। तो उसकी स्थिति और बेहतर होती चली जा रही है, उसकी स्थिति जो थी पहले से अधिक बेहतर होती चली जा रही है। और दूसरी तरफ जो हमारे कृषक वर्ग थे, जिनको हम मानकर चलते हैं, जब हम नंबर 2 पर आ जाएँगे, तो हम कह रहे हैं कि वो एक सामान्य कल्टीवेटर है। सामान्य कल्टीवेटर का मतलब है, जैसे एक हम शब्द प्रयोग में लाते हैं, सीमांत कृषक। उसके पास बहुत कम भूमि है, इतनी कम भूमि है कि वो आप कह सकते हो कि 12 महीने, अगर हम कहें 12 महीने का मतलब है कि साल भर वो चाहे कि वो कृषि से आजीविका अर्जन कर ले, तो उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वो भूमिका में आ जाता है, कई बार एक औद्योगिक मजदूर की भी भूमिका में वो शहर की ओर चला जाएगा, वो दूसरों के खेतों पर गाँव में काम करने लगेगा एक मजदूर की तरीके से। तो वो बेचारा एक ऐसा हाशिए पर खड़ा हुआ किसान है, जिसके पास उतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, उतनी भू संपत्ति नहीं है, संपत्ति भी क्या कहें, उसको उतनी भूमि नहीं है कि वो अपना आजीविका अर्जन कृषि से सस्टेन कर पा रहा हो। तीसरे छोर पर हम देखते हैं एक दस्तकारी वर्ग को, जिसमें आप कुम्हार को भी रख सकते हैं, जिसमें आप लोहार को भी रख सकते हैं, जिसमें आप बढ़ई को भी रख सकते हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो अगेन इस प्रकार का आप कह सकते हैं विशेषीकरण भी रखता है, उसके माध्यम से आजीविका अर्जन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक कृषि मजदूर की तरीके से भी काम कर रहा होता है। तो हम एक कृषक वर्ग संरचना देख रहे थे उस समय की भी। जब हम कहते हैं ब्रिटिश हमारे यहाँ थे, तो हमने सिर्फ 2 प्रकार के पोलर अपोजिट्स देखे थे। लेकिन जब हम अपने स्वाधीन भारत में कदम रखते हैं, तो थोड़ी-सी हम एक आप कह सकते हैं कि वो रेखांकित कर रहे हैं जो वर्ग संरचना, उसमें कहीं न कहीं अलग-अलग प्रकार के वर्गों को स्थापित होता हुआ हम देख रहे हैं। मोर और लेस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, मोर और लेस अगर सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, तो दैट मीन्स कि ज़मींदारी चली गई, बट ज़मींदार कहीं नहीं गए। तो कुल मिलाकर जब हम कृषक व्यवसायी की बात कर रहे हैं, तो वो जो प्लीजेंट बिजनेसमैन है, वो वही जमींदार वर्ग है। बड़ी चालाकी से, चतुराई से उन्होंने जो बंजर भूमि थी वो दूसरों को पास ऑन कर दी, अपने अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग-अलग जगह पर भूमि को अपने कंट्रोल में ले लिया। वो सब हम विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं कर सकते, समय सीमा अलाउ नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा अपने ग्रामीण कृषक वर्ग संरचना को, ठीक है, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे अपने औद्योगिक वर्ग संरचना की ओर भी। उसमें मैंने पिछली बार भी आपसे, पिछले लेक्चर में, पिछली यूनिट में भी हमारी चर्चा का विषय वो था, तो एक चर्चा हमने प्रारंभ की थी, उसको हम थोड़ा विस्तृत स्वरूप में लेकर चलेंगे इस बार। हमने वहां पर चर्चा जो प्रारंभ की थी, उसका जो अंश यहाँ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम सबसे ऊपर किसको देख रहे थे, हम एक इंडस्ट्रियल क्लास को देख रहे थे, जिसको आप मान सकते हैं कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो एक प्रोफेशनल क्लास को देखते हैं, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं एक ट्रेडर्स क्लास को देखते हैं, और चौथे नंबर पर हम आ जाते हैं एक लेबरर्स क्लास। तो अगर हम पूंजीपति को रख रहे हैं सबसे ऊपर, उसके बाद हमने एक व्यावसायिक वर्ग को रखा। व्यावसायिक का मतलब है जो अलग अलग विशेषीकरण प्राप्त लोग हैं, जिसमें आप अध्यापक को भी रख सकते हैं, जिसमें आप साइंटिस्ट को भी रख सकते हैं, जिसमें आप इंजीनियर को भी रख सकते हैं, जिसमें आप आर्किटेक्ट को भी रख सकते हैं, जो स्पेशलाइजेशन प्राप्त व्यक्ति हैं, जो निश्चित दक्षता, योग्यता जो चाहिए उस ऑक्यूपेशन के लिए, यदि उनके पास है, तो वो उस व्यवसाय में कार्यरत हैं। तीसरा जो ट्रेडर्स का ग्रुप होता है, जिसको हम छोटे मोटे व्यापारी मानते हैं, तो आप मानकर चलिए जो एक उत्पादक वर्ग है और जो थोक विक्रेता है, उनके बीच की वो कड़ी बन जाते हैं। उसमें हम एक संगठित वर्ग भी देखते हैं, उसमें हम एक असंगठित वर्ग भी देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है। और चौथी पायदान पर, जैसे आपने वहां देखा था कृषक वर्ग संरचना में, वैसे ही आप औद्योगिक नगरीय वर्ग संरचना में देख सकते हैं कि चौथी पायदान पर हमारा क्या आ जाता है। चौथी पायदान पर हमारा एकदम एक सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर क्लास आ जाता है, अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक आ जाता है, जो बेचारा डेली की मजदूरी करेगा और वही उसके आजीविका अर्जन का स्रोत होने वाली है। तो यहाँ पर जब हम सामाजिक स्तरीकरण के आधारों की बात कर रहे हैं, हम वर्ग संरचना की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संसाधनों तक पहुंच क्या है समाज में, उसी हिसाब से आपका पद प्रतिष्ठा तय होना है। आपकी संसाधनों तक पहुंच ही आपके पास पूंजी का संचय करने वाली है। अब आप जब बार बार संसाधन शब्द सुनते हैं, रिसोर्सेज शब्द सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कालखंडों में इसको भी हमने अलग अलग तरीके से देखा होगा। एक समय पर ये अनाज भी था, एक समय पर ये पशुधन भी था, एक समय पर ये धातुएं या मिनरल्स भी हो सकता है, और आज के ज़माने में ये मुद्रा हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं संसाधन की, तो संसाधन युक्त होना आपको ऊपरी स्तर पर ले जाता है, संसाधन विहीन होना आपको निम्नतम स्तर पर ले जाता है। एक बहुत बड़ी चर्चा मैं यहाँ पर वो भी इनिशिएट करना चाहूँगी।
बहुत बड़ी चर्चा समाजशास्त्र में होती है एक नव मध्यम वर्ग की, इमर्जेंस ऑफ अ नियो मिडिल क्लास, ठीक है। ये चर्चा बड़ी रुचिकर हो जाती है, रोचक हो जाती है, क्योंकि कई सारे समाजशास्त्री उसमें अपना समय, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ज़िक्र किया था दीपांकर गुप्ता का, आज आगे बढ़कर हम ज़िक्र कर रहे हैं योगेंद्र सिंह का, और कई एक विद्वान हैं जिसमें वी.एस. नायपॉल का भी ज़िक्र आता है। तो अगर हम बात करें दीपांकर गुप्ता की, तो वो उसको उपभोग के साथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है वो उपभोग को उस तरीके से दिखाना चाहता है, उस तरीके से परसीव करता है, उस तरीके से उपभोग के प्रतिमान उसके लिए निर्धारित होते हैं कि वो सारी चीज़ें उपभोग में लाता है जो सामने से दिखती हो, जिसको आप कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन कहते हैं। तो उसके पास हो सकता है ज़रूरी चीज़ें ना हो, उपभोग की मान लेते हैं घर में, हालाँकि वो एक मध्यम वर्ग को बिलॉन्ग कर रहा है, तो वो ज़रूरी चीज़ों का जुगाड़ भी वो कर पा रहा है। पर वो ज़्यादा जो एम्फेसिस देता है, ज़्यादा जो उसका ज़ोर रहता है, वो उन चीज़ों पर रहता है जो समाज में उसको एक सर्टेन प्रतिष्ठा, पद और हैसियत दिलाएँ। तो वो सारी चीज़ें उपभोग में ला रहा होता है, जो समाज में उसको सामने से दिखने वाली हैं और समाज में उसको लोगों के माध्यम से वो प्रतिष्ठा, वो हैसियत दिलवाने वाली है, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो नोटिफ़ाई करते हैं, वो कहते हैं कि आज का जो मध्यम वर्ग है, वो पश्चिमी नशे का शिकार है। पश्चिम का नशा जो है उसके सिर चढ़कर बोलता है। वो अपनी पुस्तक है उनकी मिस्टेकन मॉडर्निटी, बहुत पॉपुलर किताब है दीपांकर गुप्ता की। उसमें वो ये ज़िक्र करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पश्चिम नशे की, पश्चिमी समाज के नशे की, तो उसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं वेस्टॉक्सिफ़िकेशन। जब हम कहते हैं कि वेस्टॉक्सिफिकेशन है, तो दैट मीन्स कि हम मॉडर्निटी को, आधुनिकता को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए आधुनिकता विचारों में खुलापन नहीं है, जो कि एसेंस आधुनिकता की वही है। हमारे लिए आधुनिकता हर वो चीज़ है जो पश्चिमी समाज के अंधा अनुकरण में हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे लिए वो जैसे खाते-पीते हैं, हमको वैसे खाना-पीना है। वो जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, वही हमको वस्त्र पहनने हैं। जिस प्रकार का समाज में संस्थाओं को लेकर उनका ओरिएंटेशन है, हमारा भी वही बनता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो एक नया वर्ग इमर्ज कर रहा है, वो इस प्रकार का है हमारा, जिसमें कंज़म्पशन के पैटर्न्स बदल रहे हैं और जो वेस्टॉक्सिफिकेशन का बिल्कुल बुरी तरीके से शिकार है, पश्चिमी नशे के वो अधीन आ चुका है, पश्चिमी समाज के नशे के वो अधीन आ चुका है। वी.एस. नायपॉल जो ज़िक्र करते हैं, वी.एस. नायपॉल ज़िक्र करते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी भी वर्ग में अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है? वो पैसा, रुपया ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहता है और वो कहते हैं इसमें सबसे आगे कौन है? इसमें सबसे आगे है मध्यम वर्ग। तो वी.एस. नायपॉल कहते हैं कि मध्यम वर्ग उस होड़ में, उस प्रतियोगिता में सबसे आगे की ओर दौड़ लगाने के लिए बिल्कुल लगातार जो है वो तैनात है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, हमारा थोड़ा समय लिमिटेड है, वर्ग को हमने काफ़ी समय दे दिया। वर्ग की चर्चा को हम आगे बढ़ जाते हैं, हम सत्ता की बात कर लेते हैं। अगेन वो चर्चा हम अपनी प्रीवियस यूनिट में कर चुके हैं। सत्ता क्या है? दैट इज़ लेजिटिमेट यूज़ और एग्जीक्यूशन ऑफ पावर। जो वैधानिक प्रकृति जब हमारी प्रभाव की, जब शक्ति की हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो सत्ता का नेचर प्राप्त कर लेती है। ज़रूरी है आपके लिए ये बात समझना कि जब हम आज के समाज के संदर्भ में बात करते हैं, भारतीय समाज के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमने अपने संविधान को अपनी प्रस्तावना के माध्यम से इस प्रकार से बनाने की कोशिश की है कि हम आगे बढ़कर सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों को प्रभावित होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? एक जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्फोर्स करता था, सोशल इनइक्वालिटी, उसको हम सामाजिक असमानता को समाप्त कर हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, हम एक समताकारी समाज बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आप उठाकर देख सकते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। हम डीपीएसपीज़ की बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? ये सारी चर्चाएँ होती हैं, तो हम समाज को एक ऐसी दशा में ले जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर हमने वो आइडियल्स, जो आदर्श प्रारूप अपने समाज का अपनी प्रस्तावना में चाहा है अपने लिए, उसको हम सिक्योर करना चाह रहे हैं। वो चाहे एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट हो, जब हम एक समाजवादी समाज की परिकल्पना करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम, जिसको आप कहेंगे कि
कहीं न कहीं लोगों में दूरियाँ ना हो, जो एक सामाजिक अलगाव हम पहले देख रहे थे, उस अलगाव को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़कर समाज में कहीं न कहीं एक इंटीग्रिटी एनफोर्स करना चाह रहे हैं। हम उन लोगों के लिए जिनको हमने एक्सप्लॉइट किया था सदियों तक जाति व्यवस्था के माध्यम से, हम उनको आगे बढ़कर विशेष प्रावधानों के माध्यम से उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कुछ एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स गिनाने की कोशिश करूँ, तो हमने अपने लगातार, आप सोचिए, संविधान में भी हम ये संशोधन करते रहे कि किस प्रकार से हम चीज़ें बेहतर करें। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, अगर हम सोशलिस्ट वर्ड रेफ़र कर रहे हैं, हम सेक्युलर वर्ड रेफ़र कर रहे हैं, हम इंटीग्रिटी वर्ड रेफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने 42वें संविधान संशोधन से लेकर आते हैं 1976 में, 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं। तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है उन लक्ष्यों को, उन ध्येयों को प्राप्त करना, और हम लगातार प्रयासरत हैं। आपको पता होगा कि हम 2002 में शायद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके माध्यम से हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए। सोचिए कितना बड़ा हमने एक प्रयास डाला कि आपको एक सर्टेन एज तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी, और उसके लिए हमने वो संविधान संशोधन एनफोर्स किया। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के संविधान संशोधनों की, तो लगातार हमारा ये प्रयास है कि आप तक हमारे समाज में वो व्यवस्थाएं जो हमने, आप कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज, संसाधनों का रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं इम्पोज किया था समाज में, वो अवसर की उपलब्धता, वो संसाधनों की उपलब्धता अब बाधित नहीं होगी, अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, सब तक पहुंचेगी। ये कोशिश हमारी सदैव के लिए हमारे संविधान के माध्यम से वो प्रयास हम आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक चर्चा आपकी आधारों में प्रास्थिति की आती है, स्टेटस की आती है। स्टेटस को हमने बड़ी बारीकी से समझा था लास्ट टाइम भी। उसका एक बड़ा आदर्श उदाहरण, जो आइडियल एग्जाम्पल हम देते हैं, दैट इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की भी एक चर्चा विस्तृत हम कर चुके थे पिछली बार। हमने आपको लुई ड्यूमा का भी रेफरेंस दिया था, हायरार्किकल ऑर्डरिंग के सिद्धांत के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की थी। हमने जीएस घुरिये का भी आपको रेफरेंस दिया था, 5 उनकी विशेषताओं के माध्यम से, कि जाति क्या है, समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति क्या है, एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है, जाति में वंशानुगत व्यवसाय की परंपरा है, जाति में अंतर्विवाह का नियम कार्यरत है, जाति में एक सामाजिक सहवास का नियम कार्यरत है, जाति विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं की एक व्यवस्था है, जाति में जो व्यवसाय हैं वो पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े हुए हैं। ये सभी बातें जब हम कर रहे हैं, तो हम मानकर चलते थे कि जाति की जो हमारी स्थिति है, दैट वाज अकॉर्डेड बाय बर्थ, वो जन्म से हमें प्रदत्त आधार पर प्रदान की जाती थी। इसको भी हमने समझा था। तो प्रास्थिति की जब हम बार बार चर्चा करते हैं, और वर्ग और शक्ति, दैट मीन्स सत्ता को भी हम साथ में यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं, तीनों को साथ लेकर चलते हैं, तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उसको अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्लोर किया है। कोई कहता है कि वो घुले मिले हैं। पिछली बार भी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि चाहे वो आंद्रे बिताई का स्टडी हो, चाहे वो एम एन श्रीनिवास का स्टडी हो, वो इन चीज़ों को, कास्ट, क्लास और पावर को आपस में बड़ा इन एक्सट्रीकेबली वूवन पाते हैं, उनको अलग नहीं हो किया जा सकता, वो ऐसा कहते हैं। जबकि मैक्स वेबर जैसे हमारे समाजशास्त्री कहते हैं कि बिल्कुल पृथक है, तीनों अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि वर्ग पूर्णता एक, आप कह सकते हैं, आर्थिक श्रेणी है, आर्थिक इकाई है, और प्रास्थिति और हैसियत और प्रतिष्ठा और शक्ति को वो पूर्णता एक अलग एंटिटी के रूप में एक्नॉलेज करते हैं। तो समाजशास्त्रियों में जो आप कह सकते हो अध्ययन हुए हैं, जो स्टडीज उन्होंने सामने हमारे प्रस्तुत की है, उसमें थोड़ा सा एक नज़रिए का भेद है। तो प्रास्थिति को, वर्ग को, शक्ति को हम एक दूसरे से जोड़कर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम इन तीनों को पूर्णतया भिन्न एंटिटीज के रूप में समझने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस यूनिट में भी की थी, और इस यूनिट में भी हम अभी लगातार वही चर्चा करते आ रहे हैं कि वर्ग क्या है, सत्ता क्या है और प्रास्थिति क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे कुछ अन्य आधार हैं, 4 अन्य आधार हैं, जिनकी चर्चा नए स्वरूप में यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। उसमें आपके लिए एज का भी जिक्र आता है, आयु का जिक्र आता है। एक चर्चा आती है प्रजातीय समूहों की, एक चर्चा आती है नृजातीय समूहों की, और एक चर्चा आपकी लिंग और लिंगजन्य भूमिका की आती है। जब हम कह रहे हैं कि आयु की हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण के एक आधार के रूप में, तो इवन प्रिचर्ड की एक बहुत पॉपुलर स्टडी है अफ्रीकन सोसाइटी की। वो कहते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी की वो परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं कि राज्य विहीन समाज होगा,
जहाँ पर जो एक ट्रेडिशनली इम्पोज्ड सिस्टम होगा, जो ट्रेडिशनली इम्पोज्ड सिस्टम का मतलब है जो एक रस्मी आप कह सकते हैं रस्मी जो रीतियाँ होंगी, जो रीति-रिवाज होंगे, उनसे जो परिभाषित हमारी व्यवस्थाएँ चल रही होंगी, उन व्यवस्थाओं के मद्देनज़र जिन चीज़ों को हमने अहमियत दी होगी। जैसे वो समाज में देखते हैं कि आपकी एक सर्टेन आयु है, तो आपको ये विशेष अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। तो उस आधार पर आप उस समाज में उन स्तरों को विभक्त होता हुआ देख रहे हैं। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि एक मनुष्य के जीवन में अगर हम एज ब्रैकेट्स की बात करें, आयु के हिसाब से उसको कंपार्टमेंट्स में बाँटा जाए। ये चर्चाएँ अलग-अलग अंदाज़ में समाजशास्त्र में हमेशा होती रही हैं, जैसे हम एक आश्रम व्यवस्था का भी ज़िक्र करते रहे, हम एक पुरुषार्थ व्यवस्था का भी ज़िक्र करते रहे, पुरुषार्थ की बात भी हम करते रहे। कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं वो चीज़ें हमारे उन लक्ष्यों से, उन ऑब्लिगेशन से और साथ-साथ उसमें एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है हमारी ऐज का, कि किस ऐज के लिए क्या निर्धारित चीज़ें हैं, क्या निर्धारित प्रतिमान हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम स्तरीकरण के एक आधार के रूप में ऐज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, जब हम आयु की चर्चा कर रहे हैं स्तरीकरण के आधार के रूप में, तो हम मानकर चलते हैं कि वो स्तरीकरण का आधार अगर आयु है तो एडोलेसेंस की अवस्था में जब आप हैं, जब आप कह सकते हैं कि आप किशोरावस्था में हैं, उसके बाद आप थोड़ी-सी एक किशोरावस्था से ऊपर जाएँगे तो आप एक प्यूबर्टी की स्टेज में जिसको आप कह सकते हैं परिपक्व अवस्था में जब प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप एक मिडल एज में जाते हैं जो मध्य स्तर होता है, फिर धीरे-धीरे आप एक वृद्धावस्था की एज की ओर जा रहे होते हैं। तो ये अलग-अलग जो निश्चित स्तर हैं हम कह सकते हैं एज ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग, आयु के उन निर्धारित प्रतिमानों के अकॉर्डिंग, तो उनसे गुज़रना भी आपका तय है और तयशुदा सीमा में गुज़रना तय है, ये भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम जब समाजशास्त्र में उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को सामने से ज़ोर देकर कहना चाह रहे हैं कि उस एज ब्रैकेट के अनुसार ही आपके लिए कुछ कर्तव्य, कुछ भूमिकाएँ भी निर्धारित होती हैं समाज में, जिनका निर्वहन आपसे अपेक्षित होता है। और अलग-अलग समाजों में उन स्तरों पर अवस्थित करके आपको एक अलग-अलग प्रतिष्ठा और हैसियत के साथ भी हम जोड़ देते हैं। कहीं पर आप उस वृद्धावस्था के समाज को जहाँ पर आप एकदम वृद्ध स्तर पर पहुँच गए हैं, तभी आपको वो प्रतिष्ठा, वो हैसियत दी जा रही है कि आप निर्णय ले सकते हो और आपके वो निर्णय स्वीकार्य होंगे अगले को। अगर आप उससे निम्नतम स्तर पर हैं, आप ऐज में अभी कम हैं, तो आपके लिए वो निर्णय देने के अधिकार अभी आपको दिए नहीं गए हैं। तो इस प्रकार से हम मानकर चलते हैं कि अगर हम ऐज ब्रैकेट की बात करें, हम आयु सीमा की बात करें, तो उस आयु सीमा को हम देखते हैं कि हम अलग-अलग स्तरों पर अवस्थित कर रहे हैं। एक ग्रुप बन रहा है, आप कह सकते हैं कि एक सदस्यों का एक समूह बन रहा है और उस समूह में वो सभी सदस्य होंगे जो उस एज ब्रैकेट को बिलॉन्ग करते होंगे और उनकी भूमिकाएँ, उनके रोल्स, उनके कर्तव्य निर्वहन के जो दायरे होंगे, वो लगभग परिभाषित होंगे, लगभग तय होंगे। तो इस प्रकार का एक स्पष्टीकरण हमको ऐज के अनुसार दिखाई देता है। नेक्स्ट चर्चा आती है प्रजाति की, जिसको आप रेस कहते हैं। एक ऐसी चर्चा है जिसमें बहुत सारा मतभेद है हमारे समाजशास्त्रियों के भीतर भी और उसके अलावा भी आप अन्य विधाओं में चले जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको मतभेद दिखाई देगा प्रजाति में। हम अपनी समझ के लिए उसको बहुत ही जो आप कह सकते हैं सटीक पैमानों पर अगर समझने की कोशिश उसको हम करें, तो हम उसको फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ते हैं, हम उसको शारीरिक विशेषताओं के साथ जोड़ते हैं। वो अलग बात है कि उसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन हमारे पास कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि हम उसको उस तरीके से आज तक भी वेरीफ़ाई नहीं कर पाए हैं, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि वो आकृति मूलक विशेषताओं पर आधारित है, वो फिज़िकल ट्रेट्स पर आधारित है, वो मॉर्फ़ोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अहमियत दी जा रही है। दैट मीन्स कि आपकी जो आकृति है, जो आपकी शारीरिक विशेषताएँ हैं, वो जो फीचर्स हैं, वो आपको अलग-अलग प्रजाति के समूहों में स्थापित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप अमूमन देख सकते हैं वो चीज़ें। आप मान लीजिए हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आप अगर उधर चले जाएँ जब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाएँगे तो आप देखेंगे कि एक विशेष तरह का मस्तक होगा, नाक होगी, रंग होगा, होठ होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप दक्षिण की तरफ चले जाएँ भारतीय समाज में तो आप देखेंगे थोड़ा-सा रंग आप कह सकते हैं गहरा होगा। है ना? थोड़ा-सा बॉडी बिल्टअप जो होगा वो ज़्यादा स्टाउट होगा। तो इस तरीके की जो आप कह सकते हैं ना चाहे वो नाक की बनावट हो, चाहे वो माथे की बनावट हो, चाहे वो आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे आपकी गर्दन हो, इस तरीके की जो आपकी विशेषताएँ हैं, वो आपको अलग-अलग प्रजाति के समूहों में स्थापित करती हैं। जैसे मैंने कहा कि
बहुत सारी चर्चाएँ समाजशास्त्र में एक दूसरे को काउंटर करते हुए समाजशास्त्रियों ने की है। जैसे गेल ओमविट कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो रेस और कास्ट को ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं। वो कहते हैं रेस और कास्ट सिमिलर है बिकॉज़ दे आर बोथ अकॉर्डेड बाय बर्थ। वो कहते हैं कि आप प्रजाति में भी उसी जा रहे हैं जिस प्रजाति के भीतर आपने जन्म लिया है और आप उसी जाति के सदस्य हो जाते हैं जिस जाति के भीतर आपने जन्म लिया है। तो मूलतः वो मानते हैं कि प्रजाति और जाति एक है। उनके काउंटर में आ जाते हैं आंद्रे बिताई, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि प्रजाति अलग चीज़ है, वो शारीरिक विशेषताओं से संबंधित है, वो अलग चीज़ है। जाति का जन्म, जैसे मैंने पिछली यूनिट में भी आपसे ज़िक्र किया था, विस्तार से समझाया था, वो कहते हैं कि जाति का जन्म मूलतः वर्ण व्यवस्था से होता है। वर्ना सिस्टम को उसकी ओरिजिन में वो ट्रेस करते हैं जब वो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। उसको हमने बहुत विस्तार से समझा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस यूनिट में। तो जब हम देख रहे हैं गेल ओमविट कहते हैं कि वो दोनों को सिमिलर मान रहे हैं, जब हम देखते हैं कि आंद्रे बिताई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो हम इसका संबंध, कोई ज़बरदस्ती का संबंध हम जोड़ने का प्रयास करें तो वो भी एक निरर्थक हमारा प्रयास होगा, एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट होगा। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार आपको एक ब्राह्मणों की चतुर युक्ति की योजना बताई थी जब हम इमर्जेंस ऑफ कास्ट की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जाति की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत थे। पिछली बार मैंने फ़ोकस किया था कि वो आपका बेसिकली जो क्लेवरली डिवाइस्ड पॉलिसीज़ थी ब्राह्मण्स की, उससे हम जाति का जन्म देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिज़ले की। रिज़ले लेकर आते हैं रेशियल मिक्सिंग की पॉलिसी। रेशियल मिक्सिंग की पॉलिसी या थ्योरी आप कह लीजिए। वो कहते हैं कि जाति का इमर्जेंस प्रजातीय मिश्रण से होता है। बहुत सारे उदाहरणों के फलस्वरूप वो समझाते हैं, जैसे आप अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं वो द्रविडियंस माने गए, जो भारतीय आप कह सकते हैं जो मूल निवासी थे भारतीय समाज के, उनको हम द्रविड़ कहते थे, जो कि आज की तारीख में मानकर चलते हैं कि साउथ में वो केंद्रित है। उसी तरीके से वो मानते हैं कि बाहर के राष्ट्रों से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, अलग-अलग मध्य एशिया से भी लोग आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके से हमारे देश में लोगों का आगमन हो रहा है और उसके साथ अलग-अलग प्रजातियाँ आ रही हैं, जिसमें आर्यन प्रजाति का खासकर ज़िक्र किया जाता है, आर्यंस का ज़िक्र किया जाता है। वो ये थ्योरी देते हैं कि जब आर्यंस आते हैं और हमारे यहाँ द्रविडियंस हैं, तो आपस में मेल-मिलाप बढ़ता है, संबंध बनने लगते हैं और वो संबंधों की परिणति होती है कि अलग-अलग प्रकार से हमारे यहाँ मिक्सिंग जो हो रही थी डिफरेंट रेसेस की, उससे जातियों का जन्म होने लगता है। 20 प्रकार की बाध्यताएँ, नियम इम्पोज़ होने लगते हैं। किसी को हम किसी कैटेगरी का हाइब्रिड मानते हैं, किसी को हम किसी कैटेगरी का हाइब्रिड मानते हैं और उस आधार पर प्रजातीय मिश्रण जो है वो जाति के उद्भव को परिभाषित करता है, ऐसा रिज़ले मानते हैं। तो अगर हम प्रजाति समूह की बात करें तो मैंने शुरू में ही साफ कर दिया कि उसको हम फिजिकल ट्रेट्स के साथ जोड़ रहे हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, आकृति मूलक विशेषताओं के साथ जोड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो शारीरिक बनावट से डिफाइन हो रहा है कि कौन किस प्रजाति का होगा। इस पे बीएस गुहा का बहुत बड़ा काम है। उन्होंने शायद लगभग 6 प्रजातियों का ज़िक्र किया है, जिसमें वो नीग्रिटो का भी ज़िक्र करते हैं, जिसमें वो द्रविडियन का भी ज़िक्र करते हैं, जिसमें वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का भी ज़िक्र करते हैं, ऑस्ट्रोलॉइड का ज़िक्र करते हैं, नॉर्डिक का ज़िक्र करते हैं, ब्राचीसेफाल का ज़िक्र करते हैं। तो इस प्रकार के अलग-अलग आपके प्रजातीय समूह हैं, जिनको हमने समाज में एक स्तरीकरण के प्रतिमान के रूप में स्थापित होता हुआ देखा है। तो आप अलग-अलग प्रजातीय समूह के भी यदि सदस्य हैं, तो आपको समाज में अलग-अलग स्तरों पर हमने अवस्थित कर दिया था, जब हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा में जो नेक्स्ट 2 चीज़ें हमें कवर करनी है, वो है नृजातीय समूह और लिंग, ठीक है? जब हम बात करते हैं नृजातीय समूह की, तो नृजातीय समूह जिसको आप एक एथनिक ग्रुप बोलते हो। एथनिक ग्रुप क्या है? वो एक ऐसा कॉमन ग्रुप है, वो एक ऐसा कॉमन ग्रुप है जो बाउंड है किससे? कॉमन टाइज़ ऑफ, वो रेस भी हो सकता है, वो रीजन भी हो सकता है, वो कल्चर भी हो सकता है, वो लैंग्वेज भी हो सकता है। तो जब हम देखते हैं कि मान लीजिए सिमिलर लैंग्वेज है, सिमिलर या कल्चरल ट्रेट्स हैं या सिमिलर आप रीजन को बिलॉन्ग करते हैं, तो आप एक समूह हो गए, आप एक नृजातीय समूह हो गए और उसी आधार पर आप दूसरे नृजातीय समूह से क्या हो गए? भिन्न हो गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आती है समाजशास्त्र में नृजातीयता की मनोवृत्ति की, संजातीयता की मनोवृत्ति की, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म। उस शब्द को कॉइन किया था समनर ने। समनर जब कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म क्या है, संजातीयता की मनोवृत्ति क्या है, तो वो कहते हैं ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक नृजातीय समूह है, आपकी
अगर आप मान लीजिए एक सर्टेन रीजन को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए रीजन भी देखिए एक बड़ा वेग सा टर्म है जब हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में उसकी उल्लेख उल्लेख करते हैं या उसके संबंध संबंध में बात करते हैं। वेग टर्म है, मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए हम भारतवर्ष जैसे जिसको आप कहते हैं ना कि भिन्नताओं में एकता का देश है, आप भिन्नताओं को, डाइवर्सिटीज़ को बड़े एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के रूप में आप गर्व के साथ अनुभूति करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो जब हम कहेंगे कि भारतीय समाज को हम कितने रीजन्स में बाँट दें, तो आप आदर्श रूप में चाहें तो उसको 2-3 रीजन्स में बाँट दें। आप कहें कि एक उत्तर भारत है, आप कहें कि एक दक्षिण भारत है, आप कह सकते हैं कि एक मध्य का भारत है। ये भी 3 रीजन हो गए। आप इस सापेक्ष में भी अगर आप जाएँगे तो आप डिफरेंस देखेंगे, आप अंतर देखेंगे। आप चाहें तो एक नॉर्थ ईस्ट का भाग भी अलग कर लीजिए तो 4 भाग हो जाएँगे। आप चाहिए तो आज की जो हमारी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो पूरी परंपरा सेट है, जितने भी हैं 29 राज्य हैं, आपके 8-9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको भी आप रीजन्स मान सकते हैं, ठीक है? तो आप उत्तर प्रदेश के भीतर चले आएँ तो उसमें अलग-अलग सेगमेंट्स को आप डिफरेंट रीजन्स मान सकते हैं। तो मैं जब कह रही हूँ कि नृजातीय समूह, तो वो रीजन कोई भी हो सकता है, वो कल्चर कोई भी हो सकता है। कल्चर का अगेन आप बहुत वृहद अभिप्राय निकाल सकते हैं। कल्चर आपका आपके रिलीजन से भी जुड़ा हो सकता है। कल्चर आपका आपके रीजन से भी जुड़ा हो सकता है। कल्चर आपके आपके रिलीजन के भीतर के सेक्ट से भी जुड़ा हो सकता है, उस संप्रदाय से भी जुड़ा हो सकता है। मान लीजिए हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं तो वो मुस्लिम रिलीजन से ज़ाहिर-सी बात है एक डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है, तो हम सब एक कल्चरल आइडेंटिटी को बिलॉन्ग करते हैं। बट अगर हम हिंदू रिलीजन में ही बात करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में चले जाएँगे तो अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराएँ हो जाएँगी। उसी प्रकार से अगर हिंदुओं में हम शैव, वैष्णव, शाक्त इस तरीके से देखने लगेंगे तो आपकी अगेन सांस्कृतिक परंपराएँ अलग-अलग हो जाएँगी। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी विस्तृत सी एक अवधारणा है। लेकिन आप में सिमिलैरिटी है अगर किसी भी आधार पर, वो रेस भी हो सकता है, वो रीजन भी हो सकता है, वो कल्चर भी हो सकता है, वो लैंग्वेज भी हो सकती है, तो आप एक नृजातीय समूह हैं। डाइवर्सिटी एक्नॉलेज करने की चीज़ है, गर्व की अनुभूति की चीज़ है, ठीक है? और हम भारतीय समाज में अगर हम डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हैं, तो हम हमेशा एक प्राउड इंडियन की तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन ये समस्याएँ बन जाती हैं जब इनके साथ वाद लग जाता है और यहाँ पर क्या लग गया है, प्रवृत्ति लग गई है। हमने कहा संजातीयता की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति। तो आप उसको क्या कह रहे हो कि आपने, जब हम कह रहे हैं, समनर कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म है, तो आप क्या कह रहे हो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जो भाषा थी, आपका जो रीजन था, आपकी जो कल्चर थी, आपकी जो रेस थी, वो सर्वश्रेष्ठ है और बाकी हीन है। तो आपने अगेन एक, आप कह सकते हैं ना, भेदभाव आपने इनिशिएट कर दिया। तो जब हम कहते हैं कि आपने भेदभाव इनिशिएट कर दिया, आपने श्रेष्ठता, निम्नता को लाकर कहीं न कहीं उसके बीच में स्थापित कर दिया, तो आप उस डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी के रूप में नहीं बल्कि एक असमानता के रूप में एक्नॉलेज करने लग जाते हो। तो जब हम कह रहे हैं कि समाज में स्तरीकरण है तो कहीं न कहीं फ़ोरप्ले में यही चीज़ आ जाती है कि आपने मेजॉरिटी ग्रुप्स को कुछ विशेषाधिकार दे देने हैं, आपने माइनॉरिटी ग्रुप्स को कहीं न कहीं विशेषाधिकारों और निर्योग्यताओं के बीच में एकदम उनको स्थापित कर देना है, जहाँ पर वो अपने को एक्सप्लॉइटेड महसूस कर रहे होंगे। तो स्तरीकरण, स्ट्रैटिफ़िकेशन इस ओर हमारा ध्यान ले जाता है कि डाइवर्सिटी तो ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जो समाज में अगर है तो वो एक अच्छाई है। लेकिन जब हम उसको असमानता के साथ जोड़ देंगे तो वो समाज की अच्छाई जो है वो कहीं न कहीं एक समाज की बुराई में तब्दील हो जाएगी निश्चित तौर पर। चर्चा को हम आगे बढ़ा देते हैं, हमारे पास 7-8 मिनट का समय और है और हमारे पास चर्चा है हमारी लिंग और लिंगजन्य भूमिका की। ये लिंगजन्य भूमिका जो शब्द है उसको हम जेंडर कह के डिनोट करते हैं अंग्रेजी में। लिंग इज़ सेक्स। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। जब हम कहते हैं सेक्स तो दैट इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं जेंडर दैट इज़ अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। जब हम कह रहे हैं कि सेक्स क्या है तो उसको हमने एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा के रूप में लिया है। जब हम कह रहे हैं कि जेंडर क्या है, जिसको हम हिंदी में शायद लिंगजन्य भूमिका के नाम से रेफर करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनाया गया एक प्रारूप है। अब आप समझ सकते हैं कि लिंग, जैसे अभी हम मान लीजिए प्रजाति की बात करते हैं, फिजिकल ट्रेट्स की बात करें, तो आप जानते हैं कि अगर हम लिंग की चर्चा करें तो प्राणी शास्त्रीय आधारों पर आप समझ सकते हैं कि एक महिला क्या है, एक पुरुष क्या है, बहुत आसानी से, ठीक है। जब हम कहते हैं कि जेंडर है, जब हम कहते हैं लिंगजन्य भूमिका क्या है,
तो आपने उन्हीं फिज़िकल ट्रेट्स से गवर्न किया है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, उसकी इमोशनल कैपेसिटी को, और समाज में आपने उसको सामाजीकरण से कंडीशन कर दिया है कि आपको ये करना है और अगले को ये करना है, ठीक है? दैट मीन्स कि ठीक है, आपकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ अ फैक्ट, वो है तो है। लेकिन आपने उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से आपने बाकी ट्रेट्स में भी जो कनेक्शन स्थापित कर दिया, और उसके पश्चात जब आपने आगे बढ़कर समाज में उनके अनुरूप उनके लिए भूमिकाएं तय कर दी, तो आपने यहाँ पर जेंडर को प्राथमिकता दी, आपने जेंडर रोल्स को डिफाइन कर दिया। आप जानते हैं, हमने हमेशा से पुरुष को प्रोडक्शन के साथ जोड़ा, हमने फीमेल को रिप्रोडक्शन के साथ जोड़ा। हम कहते हैं पुरुष क्या करेगा, वो उत्पादन करने वाला है, फीमेल क्या है, वो प्रजनन में सहयोग देने वाली है। तो आपने भूमिकाओं को यहीं से तय कर दिया। ये अगेन एक बायोलॉजिकल कनोटेशंस में बिल्कुल ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें, प्रजनन का अधिकार भगवान की दुआ से, भगवान के उससे आपको ही मिला है, और ठीक है, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को डिस्कार्ड करने का जो एक ट्रेडिशनल ऑर्डर में, एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया कि ठीक है, पुरुष सिर्फ बाहर जाकर काम करेगा, महिला क्या करने वाली है, महिला सिर्फ घर की चारदीवारी में घर के काम निपटाने वाली है, क्योंकि उसको हमने एक प्रोटेक्टेड लॉट की तरीके से संरक्षित भी करना है, उसको हमने वीक भी मान लिया है शारीरिक रूप से, तो उसको हमको घर में ही रखना है। बड़ी एक, हम जिसको कहते हैं ना, छुई मुई की तरीके से हमने उसको देखना है, वो बाहर जाकर काम कर पाएगी, इतनी हार्डशिप्स वो बर्दाश्त कर पाएगी, ऐसा उसका शरीर अलाउ नहीं करता। ये सब हम मान कर बैठ चुके हैं, ठीक है? और ये सब जब हम मान कर बैठ चुके हैं, तो हमने उन भूमिकाओं को बिल्कुल एक संस्थागत ढांचे में, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क में सेट कर दिया है। उस पैटर्न को हमने बिल्कुल रिजिड वे में एस्टैब्लिश कर दिया। इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाई का मतलब है वो काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं लगातार, वो देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं में बदलाव अपेक्षित था, और इसकी कोशिशें ज़ाहिर थी। एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट का नाम आता है, फीमेल सोशियोलॉजिस्ट है, एन ओखले। तो एन ओखले का जब नाम आता है, तो वो उन सारी थ्योरीज को, बेसिकली जो सेक्स और जेंडर का कॉन्सेप्चुलाइजेशन अभी अभी हम लोगों ने किया, वो भी उन्हीं की तरफ से आता है। वो उन सारी थ्योरीज को डिस्कार्ड करती हैं, उन सारे सिद्धांतों को वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आपको परंपरागत श्रम विभाजन के ढांचे में बैठा देते थे, जहाँ पर आपने समाज में जो समाजीकरण का एक तौर तरीका बना रखा था, आपने परिवारों के माध्यम से आपने वो एक महिला के लिए तय कर दिया था, वो आपने निश्चित कर दिया था कि महिलाओं के लिए ये भूमिकाएं होंगी और पुरुषों के लिए सिर्फ ये भूमिकाएं होंगी। महिलाओं को इस तरीके से अपना आचरण रखना चाहिए, इस तरीके का उनका बिहेवियर होना चाहिए, और पुरुषों को इस तरीके से अपना काम आना चाहिए। वो सभी चीज़ें जो आपने तय की थी सोशल कंडीशनिंग के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा, उन सभी चीज़ों को आज हम एक बड़े, आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न मूलक, है ना, चिन्ह के साथ हम उनको एसोसिएट करने को तैयार हैं, रेडी हैं, जब हम एक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसको हम सापेक्ष तौर पर अवस्थित होता हुआ देखते हैं। आप जानते हैं कि आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, और हम इंडियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैश्विक स्तर पर अगर समाज को देखें तो एक पेट्रियार्कल सिस्टम, जहाँ पर जब हम कहते हैं कि पेट्रियार्कल सिस्टम है, दैट इज पितृसत्तात्मक व्यवस्था। सत्ता किसकी है? जहाँ पर आप कह रहे हैं पिता की। पितृसत्तात्मक सत्ता का मतलब है आप उस सत्ता को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो मेल डोमिनेशन को एनफोर्स कर रहा है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि एक स्त्री कैसे लीड कर सकती है, कि स्त्री कैसे संभाल सकती है, कि स्त्री कैसे डोमिनेट कर सकती है, कि स्त्री कैसे आगे बढ़कर परिवार को लेकर चल सकती है। तो आपने उसको परिवार में ही सही, समाज में ही सही, आपने मानकर चला कि मेल जो है वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से व्यवस्थाओं को आगे लेकर चल पाएगा। आप ये मानकर चले कि स्त्री जो है वो इन कार्यों के लायक नहीं है और वो ये नहीं कर पाएगी। आज की तारीख में हम उन सभी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। आज की तारीख में हम उन चैलेंजेस को आगे बढ़कर स्वीकार भी कर रहे हैं जो हमारी ओर फेंके जा रहे हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण की बात कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव, और वो बदलाव आप अपनी डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं। आप वो बदलाव देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि आज आपने जिस स्त्री को चार दीवारी में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, वो स्त्री बाहर भी निकल रही है।
आज पुरुषों के लिए हमने वो भी तय कर दिया कि आज वो पुरुष जो कि एक बड़ी तादाद में हम जानते हैं कि स्त्री बाहर तो निकल रही है, लेकिन वो स्त्री घर के भी अपने सारे दायित्वों का उसी तरीके से निर्वहन कर रही है जैसे कि एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में अपेक्षित था और वो हमेशा से करती आई थी। तो ज़रूरत किस बात की है? आज जो एक आप कह सकते हो एक लिबरल आउटलुक है, जो एक सोच है, जो नवीन खुलापन आना चाहिए उस सोच में, उस सोच के साथ हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि हम पुरुषों को और महिलाओं को हम एक बराबर वाले पेडेस्टल पर रखने वाले हैं। हम एक उस पेडेस्टल पर स्थापित करने वाले हैं जहाँ पर हम एक विभेदीकरण और एक संस्तरण को नहीं देखेंगे इस माध्यम से। तो ये चर्चा जो हमारी थी जिसमें हमने आज सामाजिक स्तरीकरण के आधारों को समझने की कोशिश की, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी आधार आप भली-भाँति समझ पाए होंगे। चाहे वो वर्ग है, सत्ता है, प्रास्थिति है, लिंग है, चाहे आपकी प्रजाति है या वो नृजातीय समूह है या वो आयु से रिलेटेड हमारे ब्रैकेट्स हैं, आयु वर्ग है। नमस्कार, धन्यवाद।